आदाब, आप देख रहे हैं शहर्स वर्ल्ड। मैं हूं आपके साथ शहरयार। पिछले 9 सालों में जिस तरह से मुसलमानों का इमेज बनाया गया है कि वो जिहादी हैं, आतंकी हैं, अनपढ़ हैं और भारत के इकोनॉमी पर बोझ हैं, जबकि ये सच नहीं है। सच इसके बिल्कुल विपरीत है। हाँ, ये सच है कि मुसलमानों के अंदर एजुकेशन की कमी है और जो एजुकेटेड हैं वो अनएम्प्लॉयड हैं। जहां तक भारत के इकोनॉमी की बात है, इसमें मुसलमानों का बड़ा योगदान भी है, जिसे कुछ मीडिया बताने से कतराती है और झूठ दिखाती है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि खाड़ी देशों में रहने वाले भारतीय मुसलमान कई लाख करोड़ भारत भेजते हैं, जो कि भारत की टोटल अर्थव्यवस्था का 25% है। यानी अगर भारतीय मुसलमान खाड़ी देशों में काम करके भारत नहीं भेजे तो भारत की अर्थव्यवस्था चरमरा भी सकती है। आइए इस कड़वे सच को जानते हैं दीपक शर्मा की एक रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं दीपक शर्मा और मेरे यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, पिछले कुछ वर्षों में देश में जो नफरत का माहौल बनाया गया, उसमें बड़े सुनियोजित तरीके से, ऑर्गेनाइज तरीके से मुस्लिम्स के बारे में एक ऐसा परसेप्शन गढ़ा गया जिसमें कहा गया कि ये जो मुस्लिम्स हैं इसमें ज़्यादातर जाहिल हैं, जिहादी हैं, अनपढ़ हैं, अर्थव्यवस्था पर बोझ हैं। लेकिन ज़मीनी हकीकत इसके बिल्कुल परे है। एक ऐसी हकीकत आप जान के आज चौंक पड़ेंगे। हकीकत यही है कि आज भारत के तकरीबन 70-80 लाख मुसलमान, अगर ये मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ में, खाड़ी देशों में, सऊदी अरब, यूएई, ओमान, कतर, अगर यहाँ मेहनत ना करें, यहाँ नौकरी ना करें और वहाँ से पैसे कमाकर भारत ना भेजें, तो सच में भारत की अर्थव्यवस्था चरमरा सकती है। अब मुस्लिम एनआरआईज का हमारी इकोनॉमी में कंट्रीब्यूशन आज की तारीख में इतना ज़्यादा है कि बीजेपी के थिंक टैंक, मोदी जी के निजी सलाहकार अंदर ही अंदर ये मानने लगे, स्वीकार करने लगे कि खाड़ी देशों में जो मुसलमान काम कर रहे हैं हिंदुस्तान के, और उनका जो कंट्रीब्यूशन है, उनकी जो रेमिटेंस है, ये बेहद ज़रूरी है। और इनके बिना, इनके सहयोग के बिना देश की अर्थव्यवस्था जो पटरी से उतरती दिख रही है, इसको पटरी पर लाना इनके बिना, इन मुसलमानों के बिना मुमकिन नहीं है। और दोस्तों, आज का जो मैं ये वीडियो बना रहा हूं, ये बहुत अहमियत रखता है आपके लिए। और मैं चाहता हूं कि इस वीडियो में, जहां पर मैं सारे फैक्ट, फिगर, आंकड़े आपके सामने लेकर आया हूं, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, क्योंकि ये वो वीडियो है जो एक बहुत बड़ा सच देश के सामने ला रहा है। दोस्तों, मैं बस आपके 2-3 मिनट लूंगा और बहुत आसानी के साथ। आप ये मत समझिएगा कि ये एक इकोनॉमिक इशू है, ये सामाजिक इशू भी है, राजनीतिक इशू भी है, एक अहम इशू है आज के दौर में, इस नफरत के दौर में। और मेरी कोशिश होगी आसानी से समझाने की। तो बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, आंकड़ों के साथ, फैक्ट के साथ मैं समझाने की कोशिश करूँगा, ये बताने की कोशिश करूँगा कि ज़मीनी हकीकत क्या है और मोदी जी और अमित शाह आखिरकार रीथिंक क्यों कर रहे हैं, अपनी पॉलिसीज़ को फिर से बदलना क्यों शुरू कर रहे हैं। इस पर भी मैं आज आने वाला हूं। लेकिन सबसे पहले हम ये आंकड़ा देखते हैं और इस आंकड़े के जरिए बहुत सी चीज़ें स्पष्ट होंगी आपके जहन में। अब इस आंकड़े को पूरी तरह आसानी से समझने से पहले आप एक चीज़ जान लीजिए कि रेमिटेंस किसे कहते हैं। रेमिटेंस कहते हैं जो एनआरआई विदेश में काम करते हैं, नौकरी करते हैं, वहाँ पैसा कमाते हैं, डॉलर में, दिरहम में, दिनार में, और वो पैसा जो भेजते हैं हिंदुस्तान अपने वतन, या पैसा जो ट्रांसफ़र होता है, उसको रेमिटेंस कहते हैं। अब चौंकाने वाली बात यह है कि पिछले 20-21 सालों में बड़ा ज़बरदस्त उछाल आया है इस रेमिटेंस, यानी जो हमारे एनआरआईज, खासकर जो गल्फ़ कंट्रीज़ से जो पैसा भिजवा रहे हैं, एक ज़बरदस्त उछाल आया है। अगर आप देखें 2000 में जब अटल जी थे तो सिर्फ $12 बिलियन था, सिर्फ $12 बिलियन था, और आज 2005, 10, 15 के बाद $87 बिलियन है। $87 बिलियन। और मोटा मोटी अगर मैं इसको आपको समझाने में कहूँ तो आप ये मान लीजिए, एग्जैक्ट फिगर नहीं है लेकिन अगर मैं कन्वर्ट करता हूँ तो आप ये मानिए 6 से 7 लाख करोड़ के बीच ये रकम है। और ये जो रकम है, ये हमारी, आप कह सकते हैं कि हिंदुस्तान का जो रेवेन्यू है तकरीबन $400 बिलियन, यानी 31-32 लाख करोड़ का जो सालाना रेवेन्यू जो हिंदुस्तान का है, उसमें ये तकरीबन ये जो कंट्रीब्यूशन है एनआरआईज का 25% है। 25% कंट्रीब्यूशन है और ज़्यादा पैसा
डॉलर में आ रहा है, दिनार में आ रहा है, रियाल में आ रहा है, दिरहम में आ रहा है, विदेशी मुद्रा आ रही है। ये मेहनत की मुद्रा है, पसीने की मुद्रा है, और जो आप कह सकते हैं कि जो देश की अर्थव्यवस्था है उसका सबसे मजबूत पहिया यही है। और इसमें सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन गल्फ कंट्री का है, और उसमें सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन मुस्लिम एनआरआईज का है। अब मोदी जी की हिंदुस्तान में नीति और रणनीति क्या है मुसलमानों को लेकर, ये भी आप समझ रहे हैं। आरएसएस और बीजेपी और काडर और विश्व हिंदू परिषद और नूपुर और पैगंबर साहब को लेकर जो विवाद, और उसके बाद जो आपने रामनवमी से लेकर अब तक जिस तरह की भारत में आपने हिंदू मुस्लिम जो दंगों की तस्वीर देखी, अब वो जो भी पॉलिसी हो, लेकिन जब वो विदेश में जाते हैं तो वो शेख से मिलते हैं, बादशाहों से मिलते हैं, चाहे सऊदी अरब के बादशाह हों, चाहे यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के बादशाह हों, झुकते हैं मोदी जी, गले लगाते हैं। क्यों लगाते हैं इस पर तो मैं आऊँगा, लेकिन पहले एक और आंकड़ा देख लीजिए आप। अब विदेश से जो पैसा आ रहा है, अमेरिका से पैसा आ रहा है, कनाडा से पैसा आ रहा है, ऑस्ट्रेलिया से पैसा आ रहा है रेमिटेंस के थ्रू, जो मैंने आपको बताया था, उसमें सबसे ज़्यादा पैसा तकरीबन 65%, जो दुनिया भर से पैसा आ रहा है 65%, 65%, आधे से भी कहीं ज़्यादा वो पैसा खाड़ी देशों से आ रहा है। और अगर आप देखेंगे सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन दुबई, शारजा, अबू धाबी यानी यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का है, जहां बार बार मोदी जी जा रहे हैं और झुक रहे हैं वहां जाके बादशाह के आगे। उसके बाद सऊदी अरब का कंट्रीब्यूशन 11.6 है, कुवैत का 5.5 है, कतर 6.5 है और ओमान 3.3 है। तो कुल मिलाकर गल्फ में, इन देशों में आप कह सकते हैं 90 लाख भारतीय जो हैं वो वहाँ काम कर रहे हैं, एनआरआईज हैं, और उसमें एक बहुत बड़ी संख्या भारतीय मुसलमानों की है। और सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन, सबसे बड़ा चंक वहीं से आ रहा है, जिनके सहारे हमारी अर्थव्यवस्था कहीं ना कहीं चल रही है। अब आज के दौर में जहां शेयर मार्केट बिखरा हुआ है, सेंसेक्स नीचे आ गया है और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं आ रहा, कंपनियां हिंदुस्तान में बंद हो रही हैं, खासकर अमेरिकी कंपनियां हो, चाहे हार्ले डेविडसन हो, शेवरले हो, फोर्ड हो, सब वाइंड अप हो रही हैं। चाइना से जो इन्वेस्टमेंट आना था वो सरहद पे चीन की सेना खड़ी है, तो वहाँ भी एक बहुत बड़ा व्यापार में एक झटका लगा है हिंदुस्तान को, और अर्थव्यवस्था पर भी झटका लगा है। ऐसी स्थिति में ये जो मुस्लिम कंट्री, गल्फ कंट्री से तकरीबन मैंने आपसे कहा 4 से 5 लाख करोड़ जो गल्फ से पैसा आ रहा है, यानी टोटल पैसा हो सकता है 7 से 8 लाख करोड़ से ज़्यादा हो, 87 बिलियन डॉलर्स के आसपास, लेकिन गल्फ से 4 से 5 लाख करोड़ आ रहा है। और इसके अलावा, इस पैसे के अलावा, लाखों करोड़ों रुपए के अलावा 60% जो क्रूड ऑयल है वो सऊदी अरब और गल्फ कंट्री से आ रहा है। यानी जिससे आपकी मोटर चल रही है, बस चल रही है, जहाज़ चल रहे हैं, इकॉनमी चल रही है, देश चल रहा है, जो देश की लाइफ लाइन है, ऑयल, पेट्रोलियम, 60% कंट्रीब्यूशन मुस्लिम कंट्रीज़ का है। और ये भी मोदी के जो थिंक टैंक है, सलाहकार हैं, इस बात को समझ रहे हैं। अब दुबई में या यूएई में सिर्फ अमित शाह के जो बेटे हैं जय शाह, ये सिर्फ वहाँ आईपीएल नहीं कर रहे हैं और बीसीसीआई की आमदनी नहीं बढ़ा रहे हैं, सिर्फ क्रिकेट ही नहीं हो रहा है। वहाँ से जो बायलैटरल ट्रेड है, यानी यूएई और भारत का जो ट्रेड है, अगर वो आप फिगर जानेंगे तो और चौंक जाएंगे, 72.9 बिलियन डॉलर्स। और इसको अगर आप फिर से रुपये में कन्वर्ट करेंगे तो लाखों करोड़ रुपया है ये भी। और अमेरिका के बाद यूएई, चीन के बाद आप कह सकते हैं हमारा सबसे बड़ा बायलैटरल ट्रेड पार्टनर है। सिर्फ आईपीएल पे मत जाइए, हमारी देश की एक बड़ी इकॉनमी गल्फ कंट्रीज़ पर आधारित है। और इसीलिए मोदी जी जब अभी यूरोप गए और वहाँ से लौटे तो उन्होंने अपना जहाज़ बीच में यूएई में रोका, एमिरेट्स में रोका, और वहाँ पर बादशाह से मिले, झुक के आदाब किया, नमस्कार किया। इसकी वजह सिर्फ यही है कि भारत किसी भी कीमत पर मुस्लिम कंट्रीज़ को, गल्फ कंट्रीज़ को नाराज़ नहीं कर सकता, कम से कम कोविड के लॉकडाउन के बाद, डीमोनेटाइजेशन के बाद, जीएसटी की समस्याओं के बाद, और आज जिस तरह से उत्पादन घटा है, निर्यात घटा है, इसके बाद भारत अफोर्ड नहीं कर सकता। कोई गुंजाइश नहीं है कि हम पीछे हट जाएं, हमें झुकना ही है। और इसीलिए एक बड़ा परिवर्तन करने जा रहे हैं मोदी जी, वो मैं बताऊंगा। लेकिन पहले देख लेते हैं कि ये जो रेमिटेंस है भारत के लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। ये भी एक फिगर आप देख लीजिए। अब दोस्तों, पूरी दुनिया में अगर कोई देश रेमिटेंस के जरिए, अपने अप्रवासी नागरिकों की नौकरी के जरिए अगर सबसे ज़्यादा पैसा कमा रहा है, विदेशी मुद्रा कमा रहा है, तो वो देश भारत है दुनिया में नंबर 1। और अगर आप ये फिगर देखें तो भारत की कमाई 2021 में 87 बिलियन डॉलर है। चाइना बहुत नीचे है, 53 बिलियन डॉलर है नंबर 2 पे, मैक्सिको भी 53 बिलियन है। उसके बाद फिलीपींस है 36 और इजिप्ट 33 पर है, 33 बिलियन डॉलर पे। यानी भारत का जो स्केल है वो बहुत ज़्यादा है। और ऐसा लगता है कि कमाई का, एक आमदनी का, इस मुल्क का सबसे बड़ा जो आधार है
वो एनआरआईज हैं जो बाहर से पैसा भेज रहे हैं। और खासकर 15-20 सालों में जो उछाल आया है, लोग यहाँ से नौकरी में गए, चाहे वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हों, चाहे वो खाड़ी देश में काम करने वाले मुसलमान हों, वो जो पैसा भेज रहे हैं वो दुनिया में सबसे ज़्यादा है। और अगर ये जो एनआरआईज हैं इनका पैसा आना बंद हो गया, खासकर खाड़ी देशों से, या फिर जो गतिविधियाँ देश में हो रही हैं हिंदू मुसलमान को लेकर, पैगंबर को लेकर, उसके बाद जिस तरह के दंगे हमने देखे, कर्फ्यू हमने देखे, और जो परसेप्शन भारत का बन रहा है, अगर खुदा ना खास्ता खाड़ी देशों में या गल्फ कोऑपरेटिव काउंसिल में या फिर पश्चिम के देशों, अगर वो उनको ये बुरा लगा और उन्होंने वीज़े पर कहीं ना कहीं सख्ती कर दी, तो आप सोचिए अर्थव्यवस्था का क्या हाल होगा। अब दोस्तों यही सब आंकड़े देखकर एनआरआईज कितना पैसा भेज रहे हैं और ये जो पैसा है, ये जो रकम है जो बाहर से आ रही है, उसका कंट्रीब्यूशन कितना है हमारी इकॉनमी में, इन्हीं सब आंकड़ों को देखकर, समझकर मोदी जी, उनकी टीम, उनके इकोनॉमिक फाइनेंशियल एडवाइजर्स, वित्त मंत्रालय के अधिकारी, रेवेन्यू के अधिकारी, विदेश मंत्रालय के अधिकारी, कहीं ना कहीं घबराहट तो हुई इनको। और मेरे जो मित्र हैं सरकार में कुछ ब्यूरोक्रेट्स, उनसे मेरी बातचीत हुई। मेरी बातचीत बीजेपी के कुछ रिपोर्टर से हुई जो बीजेपी को बहुत भीतर तक कवर करते हैं। उनका ये कहना था कि पिछले 1-1.5 महीने से मोदी जी ने इस डैमेज को कैलकुलेट किया और ये डैमेज कैसे कंट्रोल होगा। तो सबसे पहले उन्होंने अपनी विदेश नीति में थोड़ा सा परिवर्तन किया और हमारे जितने राजदूत हैं, आपने अखबारों में भी देखा होगा, वो कहीं ना कहीं उन्होंने एक तरह की माफ़ी मांगी, चीज़ों को समझाने की कोशिश करी, कहा कि नूपुर को हमने सज़ा दे दी है, सस्पेंड कर दिया, दूसरे व्यक्ति को हमने पार्टी से निकाल दिया, हम एक्शन ले रहे हैं। और मोदी जी जब अभी विदेश गए थे, वापस आए तो बाकायदा यूएई में रुके, आपने देखा होगा। और भी कई जो शेख हैं, जो बादशाह हैं, उनसे उनकी फ़ोन पर बातचीत हुई, यानी डैमेज कंट्रोल किया। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ ये है, उनकी आरएसएस के साथ ही बैठक हुई मोदी की, और वो समझ रहे हैं कि अगर हालात ज़्यादा बिगड़े, अगर ये हिंदू मुस्लिम ये नफ़रत का दौर कुछ ज़्यादा हो गया, अगर उबाल ज़्यादा हो गया, तो नुकसान होगा। 2024 भले ही मोदी जी इस ध्रुवीकरण के सहारे जीत जाए, लेकिन अर्थव्यवस्था बैठने लगेगी। और श्रीलंका को देखकर कहीं ना कहीं देश में एक दुविधा तो है। इसलिए मोदी जी ने अभी हैदराबाद की जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी थी, उसमें भी एक बड़ा फैसला लिया। और लोग कहते हैं कि तमाम मंत्री और आरएसएस के पदाधिकारी चौंक गए जब मोदी जी ने कहा कि अब हम मुसलमानों को के लिए एक स्नेह यात्रा निकालेंगे। हम मुसलमानों का दिल जीतना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि कहीं ना कहीं जो मुसलमान, खासकर जो गरीबी की रेखा से नीचे हैं, उनको हम गले लगाना चाहते हैं। और इसलिए बीजेपी स्नेह यात्रा निकालने जा रही है। अब इस स्नेह यात्रा को लेकर टिप्पणियां तो होंगी, रिमार्क्स तो होंगे, क्योंकि कहीं तो आप दंगा भड़का रहे हैं और कहीं आप गले लगा रहे हैं। सुनिए क्या कहा भूपेश बघेल ने। क्या ऐसा नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी और केंद्र की सरकार लोगों का ध्यान बांटने के लिए इस प्रकार से कृत्य करवा रहे हैं? पत्रकार जुबैर को आप जेल में डाल देते और उसी अपराध में नुपुर शर्मा आप घूम रही, सुप्रीम कोर्ट के फटकार के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही। तो इसका मतलब ये है कि केंद्र सरकार, क्योंकि दिल्ली पुलिस तो केंद्र सरकार के अधीन है, कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। इसका मतलब क्या है? आप एक तरफ बढ़ावा दे रहे हैं, जूता से मारो और दूसरा से पूछो, ये कैसे चलेगा? आपको उसी समय नुपुर शर्मा घटना घटी, उसी समय प्रधानमंत्री के सामने आके देश को अपील करना चाहिए था, तो आज देश में आग नहीं लगती। अब भूपेश बघेल राहुल गांधी के बड़े खास हैं, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं। इनकी बात सुनी, और भी बहुत से लोगों ने बात करी, लेकिन मुझे लगा कि भूपेश साहब की बात सुनकर बहुत सी बातों का मतलब साफ साफ समझ में आ रहा है। लेकिन मेरा दोस्तों एक सवाल है कि मोदी जी ने बहुत 8 साल बाद सोचा कि एक स्नेह यात्रा निकालनी चाहिए। इससे पहले वो एक अब्बास साहब को अपने घर में ले आए थे और उन्होंने कहा था कि अब्बास साहब उनके घर में पले बड़े, और उनकी जो माँ हैं वो ईद मनाती थीं, और बहुत सी चीज़ें उन्होंने कहीं अब्बास जी के लिए, और एक मैसेज देने की कोशिश की कि कहीं ना कहीं वो अब मुसलमानों के लिए अपनी बाहें खोल रहे हैं मोदी जी। ये सारा डेवलपमेंट देख के, जिसका मैंने आपको कारण बताया, मेरा सिर्फ एक सवाल है कि स्नेह यात्रा तो मोदी जी निकालेंगे, और मोदी जी ने अगर हुक्म दिया है तो भाजपा को फॉलो करना पड़ेगा, काडर को फॉलो करना पड़ेगा। लेकिन क्या मुसलमान इस स्नेह यात्रा को लेकर मोदी को, बीजेपी को स्नेह दे पाएगा? बहरहाल अगर इस वीडियो को आपको लगा कि हाँ एक नए तरह का मैंने सच सामने लाने की कोशिश करी है कि जिनको हम कह रहे हैं कि ये बोझ हैं, दरअसल वही अर्थव्यवस्था के पहिए हैं, वही अर्थव्यवस्था को कहीं ना कहीं चला रहे हैं। उसमें एक इम्पॉर्टेंट व्हील है, एक इम्पॉर्टेंट आप कह सकते हैं एक पहिया है जिसको अर्थव्यवस्था को चलाने वाले, उनके लिए क्या क्या बातें कही गई, ये आज मैंने समझाने की कोशिश। और इसीलिए मैंने कहा कि इस परसेप्शन को बदलने के लिए इस देश में सब एक साथ चलें, सारे लोग, और ये 80-20 का जो ये गैप है ये नहीं होना चाहिए।
20 करोड़ है या 25 करोड़ है या दूसरी तरफ 80 करोड़, सबको साथ चलना है। आंकड़ेबाजी, ध्रुवीकरण, सांप्रदायिकता, इससे आगे बढ़कर हमें अर्थव्यवस्था को ले जाना पड़ेगा, हमें समृद्धि की तरफ जाना पड़ेगा। समृद्धि है तो शांति है। इसलिए मैं चाहता हूं कि इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर मिलेंगे एक बड़े वीडियो के साथ, और मैं आपके सुझाव का हमेशा इंतजार करता हूं, कोशिश करता हूं जवाब देने का। आखिर में ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए, आवाज़ पहुँचाइए। आप ही की आवाज़ है, आप ही के सच की आवाज़ है। और एक चीज़ और, सब्सक्राइब ज़रूर करिए इस चैनल को और बेल आइकॉन भी क्लिक करिए। आज बस इतना ही।